नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर जो क्लासेस चल रही हैं, सो गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास चल रही हैं एग्रीकल्चर की, जो कि समस्त एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और यह क्लास बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ में यूपी कैडेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो गाइस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित क्लासेस चलती रहती हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, नए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने शेयर ना किया वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को एक बार अच्छे से, ठीक है। एक बार अच्छे से वीडियो को शेयर कर दो ताकि बहुत सारे मित्र इस क्लास को ज्वाइन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका है, अंग है, ऊतक या फिर नाभिक? जीवन की मूलभूत इकाई भाई क्या है? तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, कोशिका, ठीक है ना। 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी? और रॉबर्ट हुक ने की थी भाई। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और यह कोशिका कैसी थी? जब कोशिका जो थी ये थी मृत कोशिका। कैसी थी? मृत कोशिका या फिर निष्क्रिय कोशिका। तो मृत कोशिका या फिर मृत कोशिका या फिर निष्क्रिय कोशिका या फिर केवल कोशिका, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। अगर हमसे पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये तो मृत कोशिका की थी, ये तो मृत कोशिका थी जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने भाई। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना। बिल्कुल। सो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का पहला, यानी ए ऑप्शन से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो गाइज कौन सा कथन है जो कोशिका के बारे में सही नहीं है? कोशिकाओं का आकार और आमा विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा डी, सभी देह ऊतक में जो एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, बदलती बदलती नहीं है। कोशिकाओं का एक ही प्रकार होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा एक ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जैसे कौन है भाई? क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम्स है? ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। सो गाइस हम लोग सभी जानते हैं जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो प्लांट सेल होती हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये तीनों ही कोशिकांग जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसको हरित लवक बोलते हैं, और बाकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये गाइज पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट के अंदाज में क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। जो भी कोशिका का जीवित अंश है वो क्या कहलाता है? जीवद्रव। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। अगर प्रश्न पूछ ले परीक्षा में कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया या जीवद्रव नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था, है ना। और ये जीवद्रव जो जीवन का भौतिक आधार है, जो ये जीवद्रव है ये जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है जीवद्रव। यह बात किसने की थी? जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह बात किसने की थी? सो गाइस यह बात की थी प्रोफेसर हक्सले ने। किसने की थी? प्रोफेसर हक्सले ने की थी, ठीक है ना। बिल्कुल। अब जीवद्रव क्या कहलाता है और ये बना किससे होता है? जो जीवद्रव होता है ये किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से बना होता है जीवद्रव।
4 का डी, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। ठीक है ना, ये बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे दे रखी है। कोशिका द्रव ये सही हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट होगा भाई। कोशिका द्रव है, केंद्रक द्रव है और अन्य कोशिकांग, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर भाई क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेना। जीव द्रव नाम दिया था पुरकिंजे ने, और जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार ये कहा था किसने? प्रोफेसर हक्सले ने। और जीव द्रव जीवित अंग होता है, जीव द्रव जो है जीवित अंश होता है कोशिका का, और जीव द्रव जो है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 80% से अधिक कोशिका में क्या पाए जाने वाले पदार्थ है? प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज पदार्थ है या फिर जल है? 80% से अधिक है जो कोशिका में क्या पाया जाता है, बताएं आप लोग। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? सो गाइस जल पाया जाता है 80% से अधिक, है ना। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट और मोनोसाइट, बताइएगा करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, आरबीसी जो होती है, आरबीसी इसमें जो है नाभिक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में नाभिक अनुपस्थित होता है। आरबीसी के जीवन काल की बात करी जाए तो 120 दिन मानी जाती है। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों? आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? आरबीसी का जो आरबीसी है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? कब्रिस्तान ये बोलते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन यानी प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग को आत्मघाती थैली, आत्मघाती बैग के नाम से जानते हैं? सो गाइस लाइसोसोम, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे जवाब दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। लाइसोसोम बिल्कुल सही जवाब है। 7 का ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। 7 का ए यहाँ पे राइट उत्तर है। 7 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। सभी फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ क्लास को फटाफट के अंदाज में शेयर करना। और ये हमारी 800 प्रश्नों की सीरीज़ है, 800 प्लस प्रश्नों की सीरीज़ है। 1 बाय 1 करके आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। 800 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना, यूपी कैडेट के एग्ज़ाम तक। चलो भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक ऐसा कोशिकांग जो अर्धपारगम होता है? अर्धपारगम मीन्स सेमी परमिएबल होता है, बताओ भाई। अर्धपारगम मीन्स सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। कौन सा कोशिकांग है बताएं आप सभी लोग। तो सो गाइस कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है कोशिका झिल्ली। बहुत ही बढ़िया, शानदार। 8 का ए बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बच्चों क्या है कि पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। और पादप प्लस जंतु के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं? यूग्लिना को। पादप और जंतु के बीच की कड़ी बोलते हैं यूग्लिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को पावर प्लांट के नाम से जानते हैं? पावर प्लांट मीन्स कोशिका का बिजली घर। सो गाइस बिजली घर के नाम से जानते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर के नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बिजली घर के नाम से किसको जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी माइटोकॉन्ड्रिया है। खोज की थी कोलिकर ने की थी, ठीक है ना। ऊर्जा उत्पादन काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और कोशिका का श्वसन स्थल की बात करें तो भी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के श्वसन स्थल की बात करें तो भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे करेक्ट उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादक करता है। बताएं, केंद्रक, राइबोसोम से हरित लवक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही बढ़िया। जब भी ऊर्जा संबंधित बात करिए, ऊर्जा के उत्पादन की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट जवाब होता है। 10 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आरबीसी में नहीं है, कि यकृत कोशिका में नहीं है, कि मांसपेशी कोशिका में नहीं है, कि स्वायत्त कोशिकाओं में नहीं है? बताएं भैया, आप लोग सभी लोग जवाब करो। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करिए, क्या राइट उत्तर होगा? बहुत ही बढ़िया, केंद्रक। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। आरबीसी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। आरबीसी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका में जो भी क्रियाएं होती है उसका नियंत्रक यानी रेगुलेशन का काम कौन करता है? रेगुलेशन का केंद्रक है राइसोसोम्स है, प्लाज्मा या फिर क्रोमोसोम्स? क्या बात है, तो केंद्रक यहाँ पर राइट उत्तर होगा, क्योंकि कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रक का केंद्र नियंत्रित करता है कि कौन सी क्रिया कितनी मात्रा में होनी चाहिए। नियंत्रण एवं नियमन का जो कार्य करता है केंद्रक करता है गाइज। और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। बताएं, सूक्ष्म भी है, छोटी है और जीवित कोशिका है भाई, कौन सी है? क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कोशिका सूक्ष्म मीन सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका भाई कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा मीन्स ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट है डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है भाई, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? बताएं आप लोग। 14, गैर एल्ब्यूमिन है, हिस्टोन है, गैर हिस्टोन है, एल्ब्यूमिन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए का जो संबंध है वो है हिस्टोन प्रोटीन से, इसलिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जवाब करें आप लोग। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? कुल मिला के डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का व्यास होता है गाइस कितना होता? डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्राम होता है। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? ये किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डीऑक्सीराइबोज सरफरा होती है और फास्फेट होता है, मतलब NSP। N का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक है, S का मतलब शर्करा से, P का फास्फोरस यानी फास्फेट से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है डीएनए के संबंध में फिर बताना कौन सा कथन सही है भाई। डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये बात बिल्कुल सही है। डीएनए सभी जीवित जो पदार्थ होते हैं, जो जीवित जीव हैं, उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं है? डीएनए में और आरएनए में आपसे अंतर पूछ रहा सीधे, जो मेजर अंतर क्या है? तो प्यारे बच्चों, डीएनए में थाइमिन पाई जाती है और आरएनए में यूरेसिल पाई जाती है, तो यही एक अंतर होता है। डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता है थाइमिन। थाइमिन यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। थाइमिन यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि देख लो डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में नहीं है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या है? यूरेसिल।
तो करेक्ट जवाब हो जाएगा थायमीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। बहुत ही खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 19। आरएनए का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और इनमें से कोई नहीं। सो गाइस आरएनए क्या होते हैं बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20। आरएनए क्या होते हैं? आरएनए एक प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। जी बी और यहाँ पे राइट उत्तर है। राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? ये आरएनए होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। आनुवांशिक इकाई या फिर जीन होते हैं, बताएं आप सभी लोग। कहाँ पर होते हैं? कोंद्रिकिया झिल्ली में है, कोशिका कला में, लाइसोसोम्स में या फिर गुणसूत्रों में है? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा गुणसूत्रों में। आनुवांशिक यूनिट यानी जीन जो होते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्रों की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी गुणसूत्रों की खोज। और जो गुणसूत्र है ये नाम किसने दिया था? क्रोमोजोम या फिर गुणसूत्र नाम किसने दिया था? ये दिया था बाल्डेयर ने। किसने दिया था? बाल्डेयर ने दिया था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? तो 1953 में इसका पता लगाया था वाटसन व क्रिक ने। और इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1962 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1962 में, लेकिन खोज की थी इन्होंने 1953 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था भाई? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 23 है। फ्रेडरिक हॉफ विल्सन ने जो है डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं वो किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना की प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना की अगर प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? 25 नंबर क्वेश्चन से 25 का बी मीन्स अनुलेखन यहाँ पे राइट उत्तर है। नेक्स्ट। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ये किया था खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने किया था भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। 26 का बी बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए करते हैं? माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी की, चोर, उपरोक्त सभी। क्या बात है, देखते हैं एक बार अच्छे से क्या इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। बिल्कुल उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब है। सो गाइज ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। आई होप आपको वीडियो यह भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नवीनतम क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।